आपको लगभग वह नाम देने वाले हैं, यह नाम लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फाइनल हैं, लगभग फाइनल हैं। इन्हीं नामों में से जो अब हम बताने जा रहे हैं, लगभग इन्हीं नामों में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है बीजेपी का। जो बीजेपी में तीन अलग अलग खेमे हैं एक तरह से। एक सरकार है जिसको नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, एक बीजेपी का संगठन है और एक जो बीजेपी को चला रहा है आरएसएस। तो आरएसएस उन तीनों में तारतम्य बना सके, उन तीनों में जो है आपसी स्वाद उसका इतना मजबूत हो कि तीनों की बातों को वो समझ सके और तीनों को पार्टी की बातें समझा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, हालांकि उत्तर भारत के और मध्य भारत के कई राज्यों के बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं। उसके बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और एकदम से जो नाम आया बीजेपी में, एक चीज और है कि इसमें एकदम से कोई नाम उभर करके आता है तो उस पर कई बार टिक का निशान लग जाता है, भाई इसको बढ़ा दो। पर एक आदमी सांसद भी है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और राज्य मंत्री भी है, तो जी किशन रेड्डी एक अनूठा उदाहरण है। दक्षिण भारत का एक बहुत जाना माना चेहरा और दक्षिण भारत में एक और खास बात है कि वहां के जो फिल्मी सितारे हैं ना जी, वो राजनीति में बहुत ज्यादा कामयाब। बिल्कुल सही। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बीजेपी का यह दावा है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इस दावे के पीछे क्या सच्चाइयां ये तो बीजेपी ही जाने। परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भूभाग पर राज अगर किसी पार्टी का है तो वो बीजेपी का है। जब इतना बड़ा राज, इतना बड़ा क्षेत्र और इतने बड़े बड़े नेताओं की जमात और कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जिस पार्टी के पास, तो उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वह भी उतने ही विशाल व्यक्तित्व का धनी हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। इसी माथापच्ची में लंबे समय से बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो चेहरा संगठन में भी फिट बैठता हो, सरकार के साथ भी ट्यूनिंग अच्छी हो और कहीं न कहीं जो बीजेपी पार्टी की जन्मजाता इकाई है आरएसएस, उस संस्था में भी वह फिट बैठता हो। आखिर ऐसा चेहरा कौन सा है? उस चेहरे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। और उस दौड़ में कितने चेहरे हैं और वह कौन से क्षेत्र से आते हैं, सारी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी का राज आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भूभाग पर, इसमें कोई शक शुबा नहीं है जी, और निरंतर चुनाव जीतने वाली एक मशीन की तरह बन गई है पार्टी, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी कर रही है वह समय क्यों लग रहा है और क्यों इतना आत्मचिंतन हो रहा है, क्यों इतना आत्म मंथन हो रहा है, कहां पेच फंसा हुआ है? देखो ऐसा है, जब कोई परिवार बहुत बढ़ जाए जी तो फिर उसमें जो लोग होते हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। और परिवार के जो कुछ एक मुखिया टाइप के लोग हैं वो आगे किसको कमान देनी है उसमें कई बार बहुत माथापच्ची उनको करनी पड़ती है जी जी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सांसदों से शुरू हुई थी और एक वो दौर था इसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक बात, वहां तक पार्टी सोच रही थी। बिल्कुल। उसके बाद पार्टी में आगे मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और वेंकैया नायडू तक कई नेता आए जी, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, तो इस तरह से बहुत से नेताओं को समय समय पर बागडोर मिलती रही जी। लेकिन अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यों के हिसाब से बन गई है जी जी। और उसके पीछे भी एक कारण है कि जो मिस कॉल का जो सिस्टम किया उसमें भी मुझे एक चीज और कहने में कोई संकोच नहीं है कि मान लो किसी आदमी ने मिस कॉल मार दी, वो सदस्य तो बन गया, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम भी तो होना चाहिए कि अगर वो सदस्य ना बनना चाहे, भाई अब मैं तो अब नहीं रहना चाहता इस पार्टी में, तो कोई रिवर्स गियर भी तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। जैसे गाड़ी को बैक जब करते हैं तो रिवर्स भी तो आता है, मतलब मिस कॉल जैसे 2 दे दो, हाँ, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। हाँ,
नहीं 2 दे दो हाँ, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना, भाई 2 दे दो या फिर कोई और नंबर जारी करें, इस नंबर पर जो मिस कॉल करेगा वो हमारा जो सदस्य कट जाएगा। अब उसमें तो किसी ने, आजकल तो ऐसा सिस्टम हो रहा है, लोग फोन लेके भी कर देते हैं। हमने पीछे देखा अभी जो हरियाणा प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा था, तो किस तरह से किसी को कपों का लालच दिया जा रहा है, कहीं जो है कोई लालच दिया जा रहा है, उससे जो है वो मिस कॉल मार रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बाहर निकालने का भी कोई सिस्टम होना चाहिए। बहरहाल वो अलग बात है। चलो वो पार्टी का अपना एजेंडा अपने। अब जो हालात है वो ये है कि अब बीजेपी का कुनबा बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल सही बात है। पिछली 3 लगातार योजनाओं से देश में सरकार है। सही बोला। और 3 में से 2 बार प्रचंड बहुमत से सरकार आई। जी बिल्कुल। और इस बार भी ठीक है बहुमत से कम है, लेकिन मोदी जी तीसरी बार फिर बनेंगे। जी। तो और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। और अब जिस बात का है मेन रोड़ा वो है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। जी। उससे पहले दर्शकों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक हर 3 साल में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता है। ठीक है। नया जिला प्रधान 3-3 साल की कंडीशन है। और उसमें एक चीज ये भी है कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता 2 बार लगातार बन सकता है, यानी 6 साल के लिए कोई रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। लेकिन जेपी नड्डा जी को 3 साल के लिए बनाया गया था। 2023 के जनवरी में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद चूंकि 24 में फिर लोकसभा के चुनाव थे, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये कहीं ना कहीं समझा कि अब अगर अचानक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे तो फिर वो संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, कई चीजें होती हैं। कई बार कार्य प्रणाली समझने में समय लगता है। बिल्कुल। जब तक वह कार्य प्रणाली समझेगा तब तक सिर पे चुनाव आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चुनाव भी चला गया, 1 साल और होने को होगी, अब 5 साल हो गए नड्डा साहब को। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से यानी जुलाई के महीने से लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं कि कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। उसके लिए बाकायदा बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इस तरह से जिला प्रधान, ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल। लेकिन हर बार कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, फिर पार्टी सारी चुनाव में बिजी हो जाती है। ठीक बात है। पहले हरियाणा में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, जम्मू कश्मीर में आ गया, झारखंड में आ गया, अब दिल्ली में आ गया, अब निकाय चुनाव आ गए, फिर जो है सरकार सारा जो है बिजी हो जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि होली के आसपास, पहले तो दिवाली के आसपास लग रहा था जी, लेकिन चूंकि तब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, वो नहीं कर पाए। अब ऐसा लग रहा है कि होली के आसपास भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी और वो देश की जनता के सामने दे देगी। उसमें जो जो समय लग रहा है त्यों ऐसा हो रहा है कि कभी कोई नाम ऊपर दिखाई दे रहा है, कभी कोई नाम फिर नीचे आ जाता है, कभी कोई नाम दूसरे खेमे से बढ़ जाता है, कभी तीसरे खेमे से, तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो प्रद्युमन भाई, सबसे पहले एक बात दर्शकों के दिमाग में भी होगी, बीजेपी जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी उसमें कौन सी क्वालिटी वह चाहिए? ये क्वालिटियां तो कम से कम होनी चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत तो ये चाहिए कि वो अनुशासन को पार्टी में कायम रख सके। ठीक बात, क्योंकि अनुशासन से सारा सिस्टम चलता है और अनुशासन से ये पार्टी इतने आगे आई है। बिल्कुल। और अनुशासन की वजह से कांग्रेस इतने पीछे गई। दूसरा, पार्टी को वो उस शख्स को पार्टी बनाएगी जो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए लेकिन फिर भी अपने आप को पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता समझे। वाह, बिल्कुल। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बाद पार्टी में तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। बिल्कुल। ठीक है, सरकार प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सही बोले। अगली बात यह है कि जो बीजेपी में 3 अलग अलग खेमे हैं, एक तरह से एक सरकार है जिसको नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, एक बीजेपी का संगठन है और एक जो बीजेपी को चला रहा है आरएसएस। तो आरएसएस उन तीनों में तारतम्य बना सके, उन तीनों में जो है आपसी स्वाद उसका इतना मजबूत हो कि तीनों की बातों को वो समझ सके और तीनों को पार्टी की बातें समझा सके। ठीक, ऐसा आदमी चाहिए जी। अगली बात यह है कि अगले कुछ एक साल में, क्योंकि भारत में लगातार चुनाव चलते रहते हैं, बिल्कुल, अगले कुछ एक साल में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर सकते हैं, पंजाब का कर सकते हैं, बिहार का कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल का कर सकते हैं, कर्नाटक का कर सकते हैं, जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां भी कई स्टेट्स में चुनाव है। बिल्कुल सही और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद बीजेपी को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहिए, क्योंकि इस बार जो कमी रह गई जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी जो आंखें दिखा सकते हैं, ठीक बात है, तो उन चीजों को भी रोकने के लिए कोई और मजबूत आदमी चाहिए ताकि अगली बार हमारा बहुमत आ सके। ठीक है, 300 के आसपास हमारी सीटें आ सके जी। और उसके लिए सीटें कहां बढ़ेंगी? बीजेपी को देखो, उत्तर प्रदेश में जितना वो जोर लगा सकती है उन्होंने लगा लिया। ठीक बात, अब वो अप से और नीचे आ गई। बिल्कुल,
ठीक है। हरियाणा में जितना जोर लगाना था वो लगा लिया, राजस्थान में जितना जोर था वो लगा लिया, दिल्ली में लगा लिया, बिहार में लगा लिया, उत्तर प्रदेश में जो है, गुजरात में लगा लिया, मध्य प्रदेश में लगा लिया। ये जो उत्तर भारत जिसको हम कहेंगे, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, उनमें तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। यानी कि जितनी गुंजाइश थी बीजेपी ने यहाँ जो गेन करना था वो गेन कर लिया। बीजेपी की मैं जो समझ पा रहा हूं, और दर्शक भी कमेंट करके बताएं, बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है वहां तो ज्यादा ग्रो करती है, और जिन राज्यों में वो एक बार आ जाती है ना, वहां फिर वो धीरे धीरे कम भी होती है। अब उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ फिर सरकार बना ली हो, लेकिन आज एमपी देखो आप, समाजवादी पार्टी के कितने, बीजेपी कहाँ आ गई, ठीक है। उसी तरह से हरियाणा में आप देख लो, 10 पे से 5 में आगे, आधो-आध हो गया मामला। राजस्थान में आप देख लो, मतलब कहीं भी ऑल ओवर जहां ये नहीं है वहां तो यहाँ बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके पीछे भी एक कारण ये है कि इनमें भाषण की जो शैली है ना, लोगों को ये अपने सम्मोहित कर लेते हैं। जैसे वो नहीं कहते कि वे बाबा जो है, कोई भी बाबा हो तो वो कोई ऐसी चुटकी मार देता है या ऐसा कुछ दे देता है और वो लोग सम्मोहित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं। वो भाषण के माध्यम से, जो भाषण कला है बीजेपी की के नेताओं की, उससे जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब इनके पास जो एक ऑप्शन है, जो एक विकल्प है, जहां ये अगली बार अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कोशिश इन्होंने इस बार भी की थी लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं हो पाई उस स्तर पर, वो है दक्षिण भारत। ठीक है। पश्चिम बंगाल से लेकर के, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, और यहाँ से आते आते हम गोवा, महाराष्ट्र तक जो है ये कोशिश ये करेंगे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इनकी सीटें बढ़ सकें, उतनी सीटें बढ़े। और उसके लिए अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, हालांकि उत्तर भारत के और मध्य भारत के कई राज्यों के बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जिनमें अगर मुख्य रूप से हम देखें तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी का बड़े जोर शोर से नाम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री, उनका नाम चल रहा है जी। और जो भूपेंद्र यादव हैं जी, राजस्थान से एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे, बहुत बड़े पद पर रहे हैं जी, उनका भी बड़ी जोर शोर से नाम चल रहा है। बिल्कुल। और इन तीन के अलावा एक बड़ा नाम चल रहा है सुनील बंसल का जी, वो भी राजस्थान से आते हैं। तो ये जो है उत्तर और मध्य भारत के राज्यों से ये तमाम नेता आते हैं। इनके इतर, क्योंकि इन पर हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब जो एक नया जो इनपुट आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं वो यही है कि इस बार मोदी और जो बीजेपी का नेतृत्व है, आरएसएस है, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए है। एक मिनट प्रद्युम्न भाई जी, दर्शक साथियों से हम एक गुजारिश भी करना चाहेंगे कि वह वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम इन विषयों पे चर्चा कर चुके, परंतु आज हम आपको लगभग वह नाम देने वाले हैं, यह नाम लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फाइनल हैं, लगभग फाइनल हैं। इन्हीं नामों में से जो अब हम बताने जा रहे हैं, लगभग इन्हीं नामों में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है बीजेपी का। जी प्रद्युम्न भाई। तो अब जब दक्षिण भारत की बात आती है जी, तो वेंकैया नायडू जी दक्षिण भारत से आखिरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बिल्कुल। उसके बाद उनको देश का उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो अपनी कोई विशेष छवि नहीं बना पाए, नहीं बना। दक्षिण भारत में भी पार्टी को बहुत ज्यादा जो है वो नहीं कर सके, और उसी का एक छाप भी नहीं छोड़ पाए वो क्षेत्र के। और उसी का एक कारण मैं मान रहा हूँ कि अब तक अक्सर एक प्री पार्टी देश में ये रही है कि जो उपराष्ट्रपति बनता है फिर अगली बार उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और इसीलिए शायद वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति बना के और फिर उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। एक सम्मानजनक विदाई तो उनको दे दी, उपराष्ट्रपति बना। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू को फिर जो है बनाया गया। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने भी ये भांप लिया कि वेंकैया नायडू जी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम के अब नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। बुजुर्ग भी हो गए। हाँ। अब जो दक्षिण भारत में नाम चल रहे हैं, 4 नाम विशेष तौर पर वहां से चल रहे हैं, और जिन 4 नामों में से चारों का दावा मजबूत है जी, चारों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। चारों में जो सबसे बड़ा नाम उस क्षेत्र में चल रहा है जी, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी, वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के, एबीवीपी के, युवा मोर्चा के तमाम जो है बड़े बड़े पदों पर वो रहे, वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं जी। और उड़ीसा से आते हैं। बिल्कुल।
भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर भी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने कामयाबी भी पार्टी को हासिल करके दिलाई। धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के भी बड़े खास हैं और आरएसएस के संघ के नेताओं के साथ भी उनकी अच्छी खासी बनती है। फिट चेहरा है ये, वो फिट चेहरा, युवा भी है। उसके बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और एकदम से जो नाम आया बीजेपी में, एक चीज और है, इसमें एकदम से कोई नाम उभर करके आता है तो उस पर कई बार टिक का निशान लग जाता है, भाई इसको बढ़ा दो। बहुत बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। और वो नाम है जो युवा मोर्चा से लेकर के और बीजेपी की मेन जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी वर्षों से काम कर चुके, संगठन में काम कर चुके हैं। जी किशन रेड्डी जो हैं वो वर्तमान में मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, और मंत्री के साथ साथ उनकी एक खास बात और है, मंत्री तो बहुत शोर भी हैं, बिल्कुल, वो तेलंगाना के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे खास बात है। वो सांसद भी हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं जी, केंद्र में भी मंत्री हैं जी, और मोदी जी और आरएसएस के बड़े नजदीकी हैं। मोदी खास जी के बात बड़े विश्वास, ये खास बात क्यों प्रद्युमन भाई जी? क्योंकि बीजेपी वह पार्टी है जो एक आदमी पर ज्यादा पद नहीं छोड़ती है जी। अभी ठीक है, जो आज के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वो किन कारणों से हमने पहले चर्चा की है कि चुनाव चलते रहे, अदरवाइज पहले उनसे अध्यक्ष पद लिया जाता और किसी और को बना जाता, परंतु मजबूरीवश वो रहे। तो वहां पर एक आदमी सांसद भी है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और राज्य मंत्री भी है। तो जी किशन रेड्डी का अनूठा उदाहरण है प्रद्युमन भाई। बिल्कुल, जी किशन रेड्डी की एक सबसे खास बात यह है कि जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी जी, वो तब से बीजेपी में है, और तब तो वो बिल्कुल युवा थे, बिल्कुल, और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ना केवल दक्षिण भारत में जी बल्कि पूरे भारत में बीजेपी को मजबूती दिलाने का काम किया, बिल्कुल। और सबसे विशेष बात यह है कि वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर वो वहां से जो है एमएलए भी बने, विधायक बने, उसके बाद फिर सांसद बने, सांसद के बाद जो केंद्र में मंत्री, और पिछले 3 टर्म से वो लगातार सांसद, पिछली 2 योजनाओं से वो लगातार केंद्र में मंत्री जी। वो 2019 में भी मंत्री थे, बिल्कुल, और अब फिर उनको मंत्री बनाया गया। मोदी के बड़े खास हैं जी, और आरएसएस के भी बड़े नजदीकियों में शामिल, बिल्कुल। और यहां तक कि अक्सर देश के प्रधानमंत्री बहुत से मंत्रियों के घरों में नहीं जाते, लेकिन जी किशन रेड्डी के घर पर भी जो है देश के प्रधानमंत्री गए हैं। जब दक्षिण भारत के कोई विशेष त्योहार आता है जी, तो मोदी जी वहां जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि मोदी और रेड्डी का कितना प्यार है जी। उनको बनाने की बीजेपी की एक मजबूरी ये भी है जी कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया था अपनी सरकार बनाने के लिए, बिल्कुल सही कहा। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, बिल्कुल। और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव पसारना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं रेड्डी की जो उम्र है वो भी ठीक ठाक है, हाँ। और जो है वो मोदी के खासम खास हैं, चहेतों में हैं, तो उनका नाम आज के दिन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। प्रद्युमन भाई देखिए, एक सबसे ज्यादा जो चीज उनके फेवर में जा रही है, उनको लंबा चौड़ा संगठन का अनुभव है जी, और अभी उनकी जो उम्र है उसके हिसाब से उनको अगर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो पार्टी के लंबे समय तक काम आएंगे। बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी की जो उम्र ही आड़े आ रही है, यस, और एक मनोहर लाल जी की ये भी आड़े आ रही है कि हरियाणा में जो उनकी छवि बनी जी, जिसका बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ, बिल्कुल, वो अपनी उस छवि को नहीं तोड़ पा रहे हैं जी, आज भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, बिल्कुल। जबकि जो जी किशन रेड्डी के बारे में मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई है जी, तो उनका ये मानना है कि वो अच्छे खासे मिलनसार हैं, बिल्कुल, कोई घमंड नाम की प्रवृत्ति उनमें दिखाई नहीं दे रही जी, और वो पार्टी को मजबूती दिला सकते। और प्रद्युमन भाई एक और चीज देखिए कि जो राजनीति है ना वो पल पल बदलती है, बिल्कुल। शायद अभी तक बीजेपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, घोषणा हो जाती, तो मनोहर लाल बन चुके होते, बिल्कुल बन चुके होते, क्योंकि राजनीति पल पल बदलती है, अब राजनीति बदल चुकी है। अगर 15 दिसंबर से और 15 जनवरी यस मकर संक्रांति से पहले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जी, तो वो मनोहर लाल खट्टर ही बनते। लेकिन अब जो समय बीत रहा है जी, तो परिस्थितियां बदल रही हैं, नए नए लोगों के नाम आ रहे हैं, और जब नए लोगों के नाम आ जाते हैं फिर पुराने दब जाते हैं। अब जो एक अगला नाम है इसमें जी, वो है डी पुरंदेश्वरी जी।
जो महिला हैं। बहुत बड़ा नाम है साउथ का, और बहुत बड़ा नाम, और इतना बड़ा नाम है जी कि जो तेलुगु देशम पार्टी के जो संस्थापक रहे एनटी रामाराव, एनटी बहुत बड़ा नाम बहुत रहा बड़ा एनटी रामाराव का। जिस तरह से देश में हम ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत में चौधरी देवीलाल का नाम रहा, चौधरी चरण सिंह का नाम रहा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे का बहुत बड़ा नाम रहा, उसी तरह से एनटी रामाराव का जो है दक्षिण भारत में बहुत बड़ा नाम रहा। उन एनटी रामाराव की वो पुत्री जी। और डी पुरंदेश्वरी जो है कांग्रेस में रही हैं जी, कांग्रेस की सांसद भी रही हैं, बिल्कुल मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रही हैं। जी। और जब कांग्रेस पार्टी ने अलग तेलंगाना बनाने का फैसला लिया आंध्र प्रदेश से, जी, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और पार्टी छोड़ने के बाद वो बीजेपी में चली गई जी। फिर वो बीजेपी से भी सांसद बनी जी। और वो उनकी एक बड़ी खूबसूरती ये है जी, जैसे चौधरी भजनलाल जी हरियाणा में 3 अलग-अलग लोकसभाओं से सांसद बने, बिल्कुल जैसे चौधरी देवीलाल बने, तो इसी तरह से डी पुरंदेश्वरी भी अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद बनी, जो बड़ा विरला होता है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं प्रद्युमन भाई जी इस बात से यह साबित होता है कि वो जमीनी नेता है। बिल्कुल, वो जमीनी नेता हैं और जो उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत बड़ा नाम है जी। एनटी रामाराव कोई छोटे आदमी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसके बाद कांग्रेस को छोड़ करके जब वो बीजेपी में आई, तो ये भी एक बड़ी रोचक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको महिला मोर्चा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी बड़ी आते ही, वरना कोई दूसरी पार्टी से टूट करके आए तो उसको सरकार में तो बना देते हैं, संगठन में बहुत कम चांस, रेयर चांसेस होते हैं। बीजेपी संगठन में उसी आदमी को स्थान देती है जो उनके सिस्टम में फिट बैठता है और जो उनकी विचारधारा में फिट बैठता है। तो यह वह चेहरा है और ऐसे विरले उदाहरण मिलेंगे जिसको संगठन में जिम्मेदारी दी गई प्रद्युमन भाई। और उनको भाजपा महिला मोर्चा के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है उसका भी उनको अध्यक्ष बना, जो बहुत बड़ी बात है। वरना दूसरी पार्टियों से या तो राजस्थान पंजाब में सुनील जाखड़ को बनाया गया, वरना तो पार्टियां ये सोचती हैं, कोई भी पार्टी हो, वे हम प्रदेश का अध्यक्ष तो मूल कैडर से बना, सीएम तो कई बार बना देते हैं, सीएम तो तोड़ फोड़ 100 सिस्टम होते हैं। तो डी पुरंदेश्वरी की जो सबसे खास बात है जी वो ये है कि एक तो दबंग किस्म की महिला है, बिल्कुल, और राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड उनका बड़ा मजबूत है जी। और महिला के साथ साथ दक्षिण भारत का एक बहुत जाना माना चेहरा। और दक्षिण भारत में एक और खास बात है कि वहां के जो फिल्मी सितारे हैं ना जी, वो राजनीति में बहुत ज्यादा कामयाब, बिल्कुल सही बोले। तो डी पुरंदेश्वरी का जो परिवार है जी वो भी कहीं ना कहीं फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ रहा जी, तो उस चीज का भी उनको एक अच्छा खासा फायदा मिलता है। बिल्कुल, अगर किसी महिला को पार्टी बनाएगी और ऑल ओवर इंडिया किसी को भी बनाएगी, अकेले दक्षिण भारत में नहीं, पूरे भारत में अगर किसी महिला को बनाएगी तो उसमें डी पुरंदेश्वरी पहला नाम है, जो अपने आप में ये दर्शा रहा है कि भले ही वो तेलुगु देशम में रही टीडीपी में, फिर वो कांग्रेस में आई, कांग्रेस के बाद अब वो बीजेपी में आई, उसके बावजूद वो मोदी जी की काफी नजदीकियों में शामिल हो गई। बिल्कुल सही। और जिस तरह से एकाएक अभी पिछले 10-12 दिन से उनका नाम चला है, उससे ये लग रहा कि ये दो नाम डी पुरंदेश्वरी और जी किशन रेड्डी, क्योंकि पार्टी में जब एकाएक किसी का नाम आता है तो वो कई बार गुल खिला जाती है, कई बार उनके नामों पर मोहर लग जाती है। बिल्कुल सही बोला। इन तीन के इतर एक नाम और ऐसा है जी जो प्योर संघी जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के नाते संघ ने बीजेपी में उनको डेप्यूट कर रखा है, वो हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अच्छे खासे लोकप्रिय भी हैं। बिल्कुल सही कहा। संघ की पृष्ठभूमि से जो नेता आता है ना, बिल्कुल, वो अक्सर आम कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि खट्टर साहब के साथ भी यही समस्या थी कि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि के थे, इसलिए वो बहुत सा लोगों को नहीं वो करते थे, इग्नोर कर देते थे। बिल्कुल। और जब नायब सैनी बने तो वो लोगों से मेल मिलाप रख रहे हैं, तो वही चीज है। लेकिन उसके बावजूद बीएल संतोष ये कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक भी दक्षिण भारत का बहुत बड़ा राज्य और बहुत महत्वपूर्ण है, और वह राज्य है जी जहां पर बीजेपी के लिए बोला जाता था कि दक्षिण का द्वार कर्नाटक ही बना है। अगर बीजेपी की दक्षिण के किन्हीं राज्यों में सरकार आई तो वो कर्नाटक है। निश्चित रूप से जो है बीएल संतोष जी उस समय वहां संगठन के महामंत्री भी रहे। बिल्कुल। और जो येदुरप्पा जी हैं, बहुत बड़ा नाम रहा उनका भी। बिल्कुल। येदुरप्पा की अगुवाई में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अब वहां कांग्रेस का राज है जी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि
क्योंकि कर्नाटक में भी अब आगे चुनाव होंगे। बिल्कुल। कर्नाटक जैसे राज्यों में जो उनकी जमीन खिसक गई जी, उसको वापस ले आया जाए जी, और उसमें बीएल संतोष एक चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जितने नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं जी, इनमें बीएल संतोष एक मायने में बाकियों से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और वो कारण ये है कि चूंकि वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, जी, उसके नाते उनको पूरे देश के भाजपाई जानते हैं। यस। जबकि ना तो पुरंदेश्वरी को इतने लोग जानते, जी, ना जी किशन रेड्डी को इतने लोग जानते, बिल्कुल। ना धर्मेंद्र प्रधान को इतने लोग जानते। जी, जबकि ये जो बीएल संतोष हैं जी, उसको भाजपाई जानते भी हैं और वो भी भाजपाई भाजपा जानते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो राष्ट्रीय फलक पर रह गए बिल्कुल इतने लगातार सालों से और संगठन महामंत्री के नाते उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। जी, आरएसएस की वो पहली पसंद भी है बिल्कुल। क्योंकि आरएसएस ने ही जो बीजेपी में जैसे महामंत्री तो बहुत होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो संगठन महामंत्री होता है वो आरएसएस की पसंद का है। बिल्कुल। और वो आरएसएस के लोगों को ही लगाते हैं। जैसे अगर हरियाणा में अब हम देखें जो फणींद्र नाथ शर्मा हैं वो भी आरएसएस के ही हैं। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले चाहे वो सुरेश भट्ट थे यहाँ या किसी समय मनोहर लाल जी भी रहे हैं। जी, तो ये तमाम नेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से जो आते हैं उनका अपना एक अलग से ओरा होता है, अलग से कद होता है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बीएल संतोष का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक बात है। और नेगेटिव पॉइंट उनका ये है कि वो जो चुनावी राजनीति है जी, क्योंकि ये बाकी जो लोग हैं चाहे वो डी पुरंदेश्वरी हो, जी किशन रेड्डी हो या जो है धर्मेंद्र प्रधान हो, ये तमाम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति में हैं और जो है मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। तीनों अपने अपने समय में। जी, तो उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको आड़े भी आ सकता है। जी, ये कुल 6 नाम ऐसे हैं जो आज के दिन चल रहे हैं, चर्चाओं में है। प्रद्युमन भाई जी, इनके अलावा कोई और भी कास्ट फैक्टर को देखकर या अन्य समीकरण देखकर बीजेपी किसी और नाम पर भी विचार कर सकती है क्या? देखो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कई बार ये होता है कि जिसका नाम सबसे ज्यादा चल रहा हो, जी, ये नहीं कहते। मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ और दर्शकों को भी मैं ये बता दूं। हरियाणा प्रदेश बीजेपी कैसे फैसले लेती है। जी, हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव होना था जी, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे सुभाष बराला। बिल्कुल। तो चूंकि पार्टी में एक सिस्टम है कि प्रदेश का अध्यक्ष 2, 3, 4, 5 या 1 जितने भी नाम देगा केंद्रीय नेतृत्व को, फिर वहां केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड फैसला करेगा भाई किसको टिकट देगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक वाक्य बताता हूं, बहुत रोचक वाक्य कि बीजेपी में कैसे फैसले हो जाते हैं। सुभाष बराला जी ने यहां से राज्यसभा के सदस्य कौन बने, 6 नाम दे दिए। 6 नाम दे दिए क्योंकि बहुत से लोग मांग रहे थे राज्यसभा। जी, जी, ठीक है। तो उसमें 6 नाम दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा नाम उसमें जिस शख्स का दे दिया तो उसको तो कोई उम्मीद होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उससे बड़े 5 ऐसे आदमी थे जो विधायक रहे, मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे जी, और उन सब के नाम मीडिया में भाई ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इस तरह के सारा चल रहा सिस्टम। और जब केंद्रीय नेतृत्व के पास वो फाइल गई तो उन्होंने क्या किया, भाई निचर लड़न दे दो जो सबसे छठे नंबर वाला ने, जिसकी सबसे कम उम्मीद थी। और उस छठे नंबर वाला को ये सपने में भी नहीं था भाई आप बन सकते हो। बिल्कुल। और वो छठे नंबर वाला पता है कौन था? वो था लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स। डीपी वत्स का नाम छठे नंबर पे भेजा गया। वो छठे नंबर वाले की लॉटरी लग गई, वो 6 साल राज्यसभा में रही। तो ये वो बीजेपी है, यहाँ कुछ नहीं अंदाजा। बिल्कुल। भाई क्या पता कौन सा छठे नंबर वाला, तो उम्मीदें नहीं होती। बिल्कुल। 3 नाम हो तो भी आदमी ये मान ले भाई हो सकता है कहीं लॉटरी लग जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो छठे पे था। तो अब बीजेपी में इन पूरे नामों के अलावा जिन जिनकी हमने चर्चा की है, इनके अलावा कुछ एक नाम अप्रत्याशित है जी, जो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनमें एक चेहरा मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर सतीश पूनिया एक चेहरा हो सकते हैं जी। राजस्थान से आते, बड़ा स्टेट है, बिल्कुल। हरियाणा के वो प्रभारी हैं जी। राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जी। मूल भाजपाई हैं, भाजपा कैडर का जो है उनको नस नस से वो वाकिफ हैं, बिल्कुल। और बीजेपी चूंकि जो जाट समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उस स्तर पर लगा हुआ भी नहीं है जी, जी। अच्छा, अभी कुछ समय बाद जो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनका भी कार्यकाल पूरा होगा, बिल्कुल। तो उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई एक अपॉर्चुनिटी जाट समाज को देनी तो पड़ेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें सतीश पूनिया भी एक चेहरा हो सकते हैं, कोई नो डाउट, कुछ भी हो सकता है जी, जी। तो मेरा ये मानना है कि वो संगठनकर्ता भी है, प्रखर वक्ता भी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है। और इन सब के इतर जी, जी, पता नहीं किसका नाम आ जाए। और एक चीज और देखिए प्रद्युमन भाई, सतीश पूनिया जी की आप लिखा पा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सभी जगह यही चर्चाएं थी कि बीजेपी इस बार चुनाव हारने वाली है, और सतीश पूनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी,
उन्होंने फिर भी पार्टी के लिए इस प्रकार से काम किया और वह कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन लाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो बिल्कुल निश्चित रूप से, और अभी कुछ एक ऐसे अप्रत्याशित नाम और भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी जी। जैसे मैं ये भी मान के चल सकता हूं कि एक नाम नितिन गडकरी भले ही केंद्र में वर्तमान में मंत्री हैं जी, लेकिन उसका नाम भी संघ आगे बढ़ा सकता है। इनके अलावा संघ किसी और बहुत से ऐसे चेहरे और हैं जो राष्ट्रीय फलक पर कहीं नहीं दिखते, जो मीडिया में कहीं नहीं दिखते, लेकिन कई बार उनकी लॉटरी लग जाती है। चकमा संघ दे सकता है, बिल्कुल संघ भी दे सकता है, मोदी जी भी दे सकते हैं, और मोदी जी इस चीज के लिए विख्यात भी हैं। जब वो द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं, कहीं लाइन में नाम नहीं, बिल्कुल सही बात। जब वो रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं, कहीं नाम नहीं था लाइन में, बिल्कुल सही। ठीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रियों को बना दिया जिन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा होगा भाई आपको भी ये मंत्रालय मिलेगा। ठीक बात। अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री देख लो जी, क्या बात है, नाम नहीं लाइन में, बिल्कुल। हरियाणा में नायब सैनी कहीं नाम नहीं लाइन में, बिल्कुल, लेकिन बना दिया। बिल्कुल, तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, ये जो नाम हमने आपको दिए हैं, यह नाम बिल्कुल चर्चा में है आज के दिन, और पार्टी इन नामों पर विचार कर रही है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा सवाल यह कि आप क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को और आगे लेकर जा सकता है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।